हेलो एवरीवन, साई राम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8वीं कक्षा का रजा साहब जो 7वां पाठ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रजा साहब जो हैं वो लेखिका से मिलते हैं, उनके काम को सराहते हैं और उन्हें पेरिस आने के लिए भी निमंत्रण देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि क्या रजा साहब की और क्या क्या बातें थी। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो रजा साहब हैं उनकी बहुत व्यक्तिगत विशेष बातें जो उनके अंदर थी वो हम देखेंगे। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे वह सब कुछ। बच्चों, यहाँ पे हम जो रजा साहब हैं, सैयद हैदर रजा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ से शुरुआत किया है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो रजा साहब थे उनके लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे हर एक बात को महत्वपूर्ण समझते थे और वो जो भी काम करते थे रजा साहब, उससे बड़ी ही तन्मयता और लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। जो बिक जाती थी पेंटिंग, उनकी जो चित्रकारी बिक जाती थी, बेचने के बाद भी जो उसका पैकिंग बचे हुए जो मटेरियल रहते थे उसका करते थे, उसे भी वे बहुत ही रुचि से, बहुत ही आनंदमय मनोदशा के साथ में वे करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, क्योंकि रजा साहब अपना काम खुद करना पसंद करते थे। तो वे और कोई उनकी मदद करना चाहता तो वे मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पेंटिंग करते, बहुत ही करीने से, बहुत ही तरीके से और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ वे पैकिंग करते। और उनका मानना था, जो रजा साहब था उनका मानना था कि जो पेंटिंग है वो किस तरह से है। उनका मानना था कि जैसे पेंटिंग को हम कभी उसका पैकिंग कर रहे तो किस तरह से है, ठीक उसी तरह से है जिस तरह लड़की ससुराल जा रही है उसे संभाल कर भेजना है। तो वो अपने पेंटिंग को लड़की का जो ससुराल जाना होता है उसकी तरह उतने प्यार से, उतने अच्छे भाव से उसे पैकिंग करते थे और जहाँ पे भी भेजना होता था उसे भेजते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। पत्रों में उनके जो शब्द होते थे, जो उनकी पंक्तियाँ होती थी, वो बहुत ही सोच समझ कर लिखी होती थी। मतलब उनके हर एक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता था। बिना अर्थ का कोई उनका शब्द नहीं होता था। रजा साहब जी को फूल बहुत प्यारे लगते थे। फिर यहाँ पे जो हमारी लेखिका हैं सुजाता बजाज जी, वे यहाँ पे बताती हैं कि मुझे याद है कि 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यह एक और विशेषता है रजा साहब की, जो आप देख रहे हो कि लेखिका को किस तरह से ट्रेन लेट होने के बावजूद उन्होंने उनके हॉस्टल तक पहुंचाया। मतलब एक अभिभावक, जो एक पिता होता है, किस तरह से अपनी बेटी का ख्याल रखता है। इस पंक्ति के द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा आपको समझ में आएगा कि जो हमारे रजा साहब हैं उनका जो एक और भाव था या उनकी जो एक और अच्छी बात थी वो कैसी थी कि वे किसी को भी पराया नहीं समझते थे। वे अपने के लिए जैसे हम कुछ काम करते हैं उसी तरह से वे दूसरों के लिए भी अपना समझकर कार्य करते थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यह एक वास्तव में एक बहुत ही अच्छा इंसान ही यह कर सकता है कि जो दूसरे लोगों की मदद इतने ही तन्मयता से करे। आपने देखा कि किस तरह से एक परिवार का जो सदस्य था उस तरह से उन्होंने लेखिका को समझा और उनकी जो बीमार होने के बावजूद भी उनकी सेवा जो एक पिता अपने बेटी का करता है, उस तरह से उन्होंने एक पिता के समान, अभिभावक के समान उन्होंने सुजाता जी की सेवा की और उनके परिवार को भी यह बताया कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं खुद सुजाता के साथ में पेरिस में हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से जो रजा साहब है वे बहुत ही अच्छे भावों से लोगों की सेवा करते थे
और यही उनकी जो सेवा भावना थी, यही उनको दूसरे लोगों से विशेष बना देती थी। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। देखिए, एक दूसरे से मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो लेखिका हैं, वे जो रजा साहब हैं उनको अपना गुरु मानने लगे थे। और वे रजा साहब जो है वो भी अपने परिवार के जैसा ही लेखिका को समझते थे। और जब भी ये दोनों जन अपने पेंटिंग या जो चित्रकारी है उसे कंप्लीट कर लेते थे, पूरा कर लेते थे, तो सबसे पहले वे एक दूसरे को दिखाते थे कि किस तरह हमारी पेंटिंग बनी है, चित्रकारी बनी है। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। ईमानदार, ठीक है बच्चों, समालोचक मतलब होता है कि जो आपकी आलोचना करेगा, समान आलोचना करे। मतलब अगर आपके अंदर अच्छाई है तो अच्छाई भी बताएगा, अगर आपके अंदर बुराई है तो बुराई भी बताएगा। लेकिन ईमानदार मतलब होता है कि वह जो समालोचक करने वाला व्यक्ति है या जो आपकी आलोचना करने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा तो कोई नहीं है, तो यह बात सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से हमारी आलोचना ही करे, भले वो हमारी आलोचना करे, लेकिन अगर वो ईमानदारी से करता है तो उससे ज़्यादा हितैषी हमारे लिए कोई और नहीं होगा। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर एक ही क्षेत्र के दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी न किसी वजह से उनके मन में मन मुटाव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि लेखिका और रजा साहब दोनों, उन्होंने जगह जगह अलग अलग शहरों में काम किया, लेकिन कभी भी उनके बीच मन मुटाव नहीं हुआ, क्योंकि जो रजा साहब है वे कभी भी जो लेखिका है उन्हें अपनी बेटी के समान मानते थे। और यही कारण था कि वो परिवार का सदस्य समझने की वजह से उन्हें कभी भी उन्होंने पराया नहीं समझा। और आपको पता है कि अगर आप अपने परिवार के साथ में हैं तो आपके मन में कभी भी विवाद नहीं उठेगा। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। देखिए कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था रजा साहब को, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। रजा साहब जी को कविताएं भी बहुत पसंद थी। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। शेर हो या गज़ल हो, गज़लें हम लोग सुनते हैं ना, वो सब हो या हिंदी गाने हो, वे बहुत ही प्यार से सुनते थे, क्योंकि वो एक भारतीय भी थे, आपको पता है ये बात। तो ये एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। ये ना बच्चों बहुत लोगों की आदत होती है कि जब हमें बहुत चीज़ें जो अच्छी लगती है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिन ब दिन जो कार्यकलाप होते हैं, तो हम उसे ना ऐसा नोट डाउन कर लेते हैं, किधर ना किधर लिख लेते हैं। हमारी जो पर्सनल डायरीज़ होती हैं या कहीं पे बुक बनाया रहता है हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रजा साहब को ये बहुत ही अच्छी आदत थी कि वे जो भी बातें उन्हें अच्छी लगती थी उसे वो अपने तरीके से उसे अपने डायरी में लिख कर रखते थे। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। यहाँ पर रजा साहब बोलते हैं कि मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। उन्हें बहुत गर्व होता था जब उनकी बेटी जो हेलेना है, क्योंकि वो पेरिस में रहते थे तो शायद उन्होंने शादी जो वहाँ की किसी औरत से की होगी, तो उनकी जो बेटी थी उनका नाम कहता है हेलेना। और जो वे हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था, क्योंकि वो, आपको पता है कि हर भारतीय अंततः क्या होता है, भारतीय होता है, तो अपनी भाषा को सुनना पसंद करता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रजा साहब जो हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब उनकी बेटी हेलेना उनसे हिंदी में बात करती थी। वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो रजा साहब उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, और इनकी जो बेटी है हो सकता है उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन वे हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते रहते थे। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे बच्चों हम कि रजा साहब को क्या क्या पसंद था। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। जान अटकी रहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होना। हर हमारे जो भारतीय लोग होते हैं उनके जो, आप अगर नॉर्मल बातें करते हो तो यह जो चीज़ें हैं वो सबके पसंदीदा होती है। आलू की सब्जी तो सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। उसी तरह से हमारे रजा साहब जी को भी दाल, चावल और रोटी, आलू की भाजी बहुत पसंद थी, और ये खाने के लिए वे हमेशा तैयार भी रहते थे। मैं मीन्स लेखिका बता रही हैं, मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी। आपको पता है कि वो जहाँ पे रहते थे पेरिस में, वहाँ पे शाकाहारी खाना बहुत कम मिलता था,
और उससे भी बड़ी बात कि भारतीय खाना बहुत कम मिलता था। इसलिए जब भी लेखिका जो सुजाता बजाज जी हैं उन्हें समय मिलता था, वे हफ्ते में एक बार ज़रूर से शाकाहारी खाना बनाती, और वे राजा साहब के लिए सिर्फ नहीं बेचती, जो उनके फ्रांसीसी दोस्त थे उनके लिए भी बेचती थी, ताकि वे भी खाएं और उन्हें भी पता चले कि जो हमारे भारतीय खाना होता है उसमें कितना स्वाद होता है, अपनापन होता है, मिठास होता है। अब हम देखते हैं कि रज़ा साहब के बारे में और आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ में हम देखेंगे रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई। जब लेखिका को पता चला 23 तारीख को कि जो रज़ा साहब है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो यह खबर जब उनके फ्रांसीसी दोस्तों को वो देने के लिए गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जहाँ पर उनके फ्रांसीसी दोस्त थे, वहाँ की जो दीवारें थी, वहाँ पे भी जो रज़ा साहब द्वारा की गई चित्रकारी थी, पेंटिंग थी, वे सब टंगी हुई थी। और उनके जो दोस्त थे उनसे मिलने के बहाने जो रज़ा साहब नहीं रहे, यह बात बताने की जब वो खबर देने के लिए जाती हैं, तो फिर से रज़ा साहब के जो कार्य हैं उन्हें उनसे मिलकर वे फिर से उनकी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं, और वे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हैं कि किस तरह से उन्हें फिर से एक बार मौका मिला राजा साहब की चित्रकारी, उनके कार्यों को देखने का। फिर वे कहती हैं कि मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल गार्जियन मतलब अभिभावक, एंजल मीन्स देवदूत, देवदूत बोला जाता है इन्हें। तो वे मुस्कुराकर कह देते कि सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जब जो हमारी लेखिका हैं सुजाता बजाज, वे हमेशा रजा साहब को बोलती थी कि रजा साहब आपको तो हमेशा मैंने आपको देवदूत के समान समझा है, मेरे गुरु, मेरे देवदूत, मेरे अभिभावक के समान मैंने आपको समझा है। तो तुरंत ही रजा साहब का जवाब होता था। 2000 बाद की बात वे बात ये कहने लगे, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर जो है सिर्फ शरीर ही थोड़ा बहुत जो काम करता था, उनके अंदर बहुत या आप बोल सकते हो कि एक तरह से जो उम्र है वो हो जाने के बाद उन्हें ये बात पता हो चुका था कि अब जो है वो अपने जो कार्यों को पहले जिस तरह से लोगों के लिए करते थे वे अब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वे कहते थे कि सुजाता, यह तो हमारी मेरी पहले की भूमिका थी, पहले मैं तुम्हारी जो सेवा था वो अभिभावक के समान, एक पिता के समान करता था, लेकिन 2000 के बाद यह बदल गई है, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। अब सबको पता है कि किस तरह से जब हमारे माता पिता हैं बहुत उम्र हो जाने पर भी हमारी देख रेख करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें भी अपने माता पिता के लिए एंजल गार्जियन बनना होता है, क्योंकि वही चीज़ें हमें उन्हें भी देने की ज़रूरत होती है। तो ताकि उनको लगे कि उनके जो बच्चे हैं या उनका जो परिवार है उनके साथ है। यहाँ पर भी आप यही देख रहे हैं कि किस तरह से रजा साहब ने बहुत समय तक सुजाता जी का ध्यान किया रखा एक पिता के समान, लेकिन 2000 के बाद जब वे थोड़े बुजुर्ग हो गए और उनसे बाकी जो काम करते थे उनसे नहीं होता था, तो वे मुस्कुराकर सुजाता जी को बोलते थे कि और ये सन 2000 की बात है, उसके बाद वो बोलते थे कि अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, क्योंकि अब तुम्हें मेरी देख रेख करना है, मुझे तुम्हारी नहीं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में या हमने जो आज ये पाठ पढ़ा है, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रजा साहब एक बहुत सच्चे कलाकार थे, और एक सच्चे कलाकार की यही निशानी है कि वह खुद का तो सम्मान करते हैं, लेकिन वह दूसरे कलाकार का भी सम्मान करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने आज यह जो पाठ था, 7वां जो पाठ था 8वीं कक्षा में मेरे रजा साहब, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम फिर से अभ्यास का एक थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। थोड़े कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, सूचना के अनुसार आपको कृत्या करना है, संजाल पूर्ण करो। पहला है आपका रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। आपने देखा था कि रजा साहब की जो स्वभावगत विशेषताएं वो कौन कौन सी थी, कि वे छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। वे अपना काम खुद करते थे। वे बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग करते थे। ये हम लोगों ने देखा था शुरुआत में ही। तो यह जो उत्तर है वह आपका जो यह प्रश्न है इसके लिए जाके कि रजा साहब की स्वभावगत जो विशेषताएं हैं उसमें यह उत्तर आएगा। बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। हम लोगों ने बहुत सारे शहरों और देशों के नाम देखे थे, तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया था उन्होंने। मुंबई,
लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए विविध देशों के नाम। फिर से हम लोगों ने भी यही जो यहाँ पे नाम देखे हैं वही नाम आपको यहाँ पर आएंगे। मुंबई, ये देखिए, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसका जो दूसरा है, पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, तो हम लोगों ने वो भी देखा था कितनी भाषाएं थी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, 4 भाषाओं के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिली है। और जो अपना अंतिम जो प्रश्न है बच्चों, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। मैंने आपको बताया था कि जो हमें भी पसंद है, हर भारतीय को पसंद होता है। तो यहाँ पे रजा साहब को क्या क्या पसंद था? दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। आपका उत्तर होगा दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। तो इस प्रकार आज हमने जो है 7वां पार्ट जो है मेरे रजा साहब, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। पहले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी, दूसरे वीडियो में जो बची हुई जानकारी थी वो हमें प्राप्त हो गई है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पार्ट अच्छे से समझा होगा। समझा है तो ये जो भी हमने प्रश्न उत्तर यहाँ पर किया है उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख कर रखिए। फिर से हम अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपको जानकारी प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और जो भी आप प्रश्न उत्तर यहाँ पे बताए जाते हैं टीचर के द्वारा, उसे नोट डाउन करके रखिए।